Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB इंदौर, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग इंदौर। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपकी लाइफ का जो एम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है या कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। और उस एग्ज़ाम का जो नाम है वो है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपके सामने दो तीन रास्ते खोल देता है, जिसमें सबसे पहला जो रास्ता होता है जिसको ध्यान में रखते हुए सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं, और वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी पेड जॉब की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आप कॉलेज में टेम्परेरी बेस पर भी जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी जॉब होता है, विजिटिंग फैकल्टी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। तो यूजीसी या नया नाम क्या है इसका, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और यदि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने के लिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है मैंने कि आपका उद्देश्य यही है कि आप पहली बार में ही इसे एलिजिबिलिटी टेस्ट को निकाल लें। तो आपको किस तरीके से स्टडी करना पड़ेगी, क्या आपका प्लान रहेगा, क्या बुक्स आप कंसल्ट करेंगे, किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी रहेगी, इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। और मैं यहाँ जो आपको बताऊंगा वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, उसको लेकर के बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और यहाँ रिसर्च के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी आप नेट क्वालिफाइड करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एग्ज़ाम अलग से देना है। यानी कि नेट निकाल के आप एपी नहीं बन जाएंगे। हाँ, आप किसी कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी के लिए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, तो उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इंटरव्यू भी निकालना पड़ जाएगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों देने के बाद आपका यदि चयन होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो उसके लिए टेस्ट होता है जेआरएफ, यानी कि यहाँ पर फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप भी यहाँ पर मिलती है। ये साल में 2 बार होता है, और एक बार जून में हो जाता है और दूसरा दिसंबर का क्राइटेरिया होता है, जो कई बार जनवरी में भी हो जाता है। तो साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजित की होती है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसके। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, यानी एमए, यहाँ चूंकि हम सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं एमए की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको लेकर के आपका एमए जो सोशोलॉजी है वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि एमए आपका चल रहा है या फिर कंप्लीट आपने कर लिया है। 2 पेपर होते हैं यहाँ पर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। जनरल एप्टीट्यूड में कई सारी चीज़ें पूछने में आती हैं, और जनरल एप्टीट्यूड में नॉर्मली हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने में आ जाते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में आ जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछने में आता है, थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत जीके से बेस प्रश्न आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन देते हैं इसमें। इसके अलावा जो पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का रहेगा, यानी आपका सोशियोलॉजी का पेपर रहेगा, और उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2-2 मार्क्स के प्रश्न रहते हैं दोनों ही सब्जेक्ट में और दोनों ही पेपर में।
और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। पेपर ऑनलाइन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है दोनों पेपर को लेकर के। हम बात करते हैं कि आपको सोशियोलॉजी की जो तैयारी करना है या पेपर 1 की भी आप जो तैयारी करेंगे, दोनों का एक ही जैसा मेथड है। तो जब आप तैयारी करेंगे तो आप कहाँ से अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे, यानी ABCD से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी प्रारंभ करना है। सबसे पहले तो आप जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को आप देखिए, पढ़िए, ठीक है। और एक दो बार नहीं पढ़ना है, बार बार आपको पढ़ना है। चूंकि आप MA कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, आप उसको समझ जाएंगे कि आखिर क्या उसमें है सिलेबस में। सिलेबस आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत लग रही है तो आप उसे आराम से पढ़िए, समझिए। सिलेबस जब आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कुछ सालों के PYQs, यानी कि जो नेट में हाल ही में जैसे 2025 का भी जून का हुआ है तो इतनी जल्दी नहीं आया, 2024 2023 के कुछ पेपर्स आप देख लें PYQs, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं सोशियोलॉजी से, और उन प्रश्नों का लेवल क्या है, स्तर कैसा है, और किस स्तर में आपको तैयारी करना है। MA का पेपर देना और नेट का पेपर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। दोनों के लेवल में बहुत अंतर होता है। तो PYQ देख लेंगे। PYQ जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के टाइप्स समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछने में आते हैं। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है क्वेश्चंस का, आप यदि ध्यान दें, जो पुराने पेपर्स हैं उस पर ध्यान देंगे, तो पहली कैटेगरी आ जाती है, बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। जो समाजशास्त्री हैं, बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हुई हैं तो चर्चा में है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो बुक्स पूछने में आती है। आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक समाजशास्त्री की बुक है, या समाजशास्त्री का नाम देकर के उसकी बुक पूछने में आ जाएगी। दूसरा, स्टेटमेंट्स, यानी कि कथन बोलते हैं, या आप बोल दीजिए परिभाषा। तो परिभाषाएं पूछने में आती हैं, ठीक है। परिभाषाएं समाजशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कथन, परिभाषाएं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरा, कंसेप्ट एंड थ्योरीज, यानी प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, ये इनके बारे में पूछने में आता है। साथ ही साथ प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जैसे कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, या फिर दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, एंथोनी गिडेंस आधुनिकता उत्तर आधुनिकता के साथ जुड़े हुए हैं, या समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में संस्कृति की अवधारणा क्या होती है, समाज समुदाय समिति, ये सब सारी अवधारणाएं, ये इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें। साथ ही साथ एनालिसिस, जो एनालिसिस टाइप के प्रश्न होते हैं, वो कुछ संख्या इनकी भी होती है उसमें। जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्कृति की नहीं है, या कौन सी विशेषता समाज की नहीं है या समाज की है, या मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है, किसका वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार की चीजें, ये एनालिसिस वाली बातें होती हैं। तो इनसे मिलकर के ही पेपर बनता है, यानी ये इतने टाइप के प्रश्न जब आप PYQs देखेंगे तो इतने टाइप के प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी किस दिशा में प्रारंभ करना है। तो सिलेबस देख लिया, PYQ देख लिया, और आपने क्वेश्चंस देख लिया उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात आती है नोट्स बनाने की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स आपको अपने खुद के ही बनाना है, किसी दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना है। आप दूसरे के नोट्स से पढ़ेंगे तो आप पहली बार में नहीं निकल पाएंगे, ये बात कंफर्म है। हर एक स्टूडेंट अपने तरीके से नोट्स बनाता है, खुद के समझ के हिसाब से नोट्स बनाता है। तो आपको भी अपने नोट्स बनाने हैं।
अब जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा है आपकी, इसलिए नोट्स आपके बड़े शॉर्ट बनेंगे और वन लाइन फैक्ट की कैटेगरी में नोट्स बनेंगे। वन लाइन फैक्ट से मतलब ये होता है कि एक फैक्ट एक लाइन में आ जाए। बुलेट पॉइंट्स की कैटेगरी भी हम इसको बोलते हैं कि आप जब आप लिख रहे हैं तो आप अपना जो नोट्स की बुक है उसमें आप बुलेट पॉइंट बना करके लिखते जा रहे हैं। ठीक है, वन लाइन फैक्ट आप उसमें लिखते जा रहे हैं। ठीक, तो आपको जो नोट्स बनाने हैं बहुत शॉर्ट बनाने हैं ताकि जल्दी याद हो जाए। पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखना है। जैसे यदि दुर्कीम ने आत्महत्या का सिद्धांत अपनी बुक ले सुसाइड में दिया था, तो आप केवल ये लिखेंगे आत्महत्या का सिद्धांत डैश दुर्कीम डैश ले सुसाइड, बहुत हो गया, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स की एक कैटेगरी आपकी ये हो सकती है जब आप नोट्स बनाएंगे कि वन लाइन फैक्ट के अलावा आप टेबल फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप बुक्स वगैरह याद करना चाहते हैं तो आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं कि यहाँ पर आपने लिख दिया बुक का नाम, यहाँ आपने उसका ऑथर लिख दिया कि समाजशास्त्री कौन सा है, और यहाँ आपने ईयर लिख दिया कि कौन से वर्ष में ये बुक पब्लिश हुई है। इसके अलावा आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो आप और लिख सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में भी आप नोट्स बना सकते हैं। या फ्लो चार्ट, यदि कि आप किसी समाजशास्त्री का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उस सिद्धांत को आपको याद रखना है, तो वो आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में कैसे बना देंगे, जैसे कि सपोज यदि हम बात करें यहाँ पर कि वर्ग संघर्ष, ठीक है, तो आपने लिखा वर्ग संघर्ष, इसके नीचे लिख दिया आपने मार्क्स, ठीक, फिर आपने लिख दिया दो वर्ग, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया बुर्जुआ, यहाँ आपने लिख दिया सर्वहारा, ठीक है, उसके नीचे आपने लिख दिया हितों का विरोध, यानी दोनों जो वर्ग हैं इनका आपसी विरोध होता है। इसके अलावा आपने इसमें लिख दिया वर्ग चेतना भी जन्म लेती है, इसके आगे आपने लिख दिया कि वर्ग चेतना, इसके अलावा वर्ग चेतना में भी आप लिख सकते हैं अपने में वर्ग, अपने लिए वर्ग, फिर आपने लिख दिया अतिरिक्त मूल्य, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख दिया वर्ग संघर्ष, और ठीक यहाँ लिख दिया समाजवाद की स्थापना। तो इसमें मार्क्स की पूरी थ्योरी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट से भी नोट्स आप बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट का आप यूज़ कर लीजिए। इसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लिख पाएंगे। ये जो भी नोट्स बनेंगे आपके पीवाईक्यू बेस्ड ही बनेंगे, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड भी बनाना है एक्चुअली आपको। पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स से बना मतलब ये है कि आप जो भी बुक्स हैं जो आपको याद नहीं हो रही हैं, देखिए आपको नोट्स में वो लिखना है जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो आपको सामान्य रूप से याद है उसको अनावश्यक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इम्पोर्टेंट बुक्स वो लिस्ट बना लीजिए, प्रमुख जो कथन परिभाषाएं आई हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, इसके अलावा कौन सा अवधारणा किसने दी है उसकी लिस्ट बना लीजिए। ये सब फैक्चुअल पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी जो और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी लिस्ट आप उसमें जोड़ते जाइए, कथन की लिस्ट आप उसमें जोड़ते जाइए। जब आप अवधारणाओं से रिलेटेड नोट्स बनाएंगे, थिंकर्स जो हैं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं थिंकर्स, वो थिंकर्स जब आप पढ़ेंगे तो पहले आप उसे समझिए, अवधारणाओं को समझिए, और उसके बाद ही फिर आप क्या करेंगे, आप उसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट में आप उसे बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आप केवल और केवल तभी बना सकते हैं जबकि आपको ये जो थिंकर, जो मार्क्स ने बोला या जो भी आपके विचारक दिए हुए हैं उन्होंने जो बोला आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, तभी आप ये बना सकते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा टाइम टेबल आपके लिए क्या ज़रूरी है, टाइम टेबल बेस्ड स्टडी।
टाइम टेबल एटलीस्ट 6 घंटे का यदि आप बनाते हैं, कम से कम, ये मैं आपसे कम से कम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट सैलरी पैड जॉब है वो, और आपको सम्मान भी उसमें बहुत मिलता है, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं सहायक प्राध्यापक बन करके। तो 6 से कम इससे नीचे की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए आपकी, तो जिसमें आप 2 घंटे तो फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं, या 1 घंटा देना चाहें उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ 4 घंटे का समय है, 4 से 5 घंटे का, वो समय आप किसको दीजिए, वो आप अपने सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा नोट्स आप बना लेते हैं। तो अब बात आती है रिवीजन एंड सो ऑन। रिवीजन रिवीजन चलता रहेगा, और ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन आपका एक तो वीकली रिवीजन होना चाहिए, कि हर हफ्ते शुरू में तो आप 2-3 दिन बाई वीकली चालू करें, यानी एक वीक में 2 बार चालू करें, फिर आप उसको वीकली में कन्वर्ट करें, मंथली भी आपका रिवीजन चलते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, बार बार याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप 2-3 लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं, तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। पीवाईक्यूज भी पढ़ी हैं, एनटीए की साइट पे चले जाइए, पुराने पेपर पड़े हुए हैं वहाँ पर, डाउनलोड कर लीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, करना ही है आपको, रोज करना है। तो शुरू में आप पढ़ें, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जब परीक्षा पास में आने लगती है, तो मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस आखिर किस लेवल पर है। अब हम बात करें बुक्स की, तो नेट के लिए बहुत सारा सोर्स है, बहुत कुछ, फ्री में भी बहुत सारा सोर्स है। इसके अलावा आप परचेज भी कर सकते हैं। फ्री का जो सबसे बड़ा सोर्स है फ्री में, जो मैं आपको बताऊं, तो ई ज्ञान कोश वेबसाइट है, ई ज्ञान कोश, ठीक है। ये बहुत फेमस वेबसाइट है, और इसमें इग्नू का मटेरियल पढ़ा हुआ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पूरा फ्री मटेरियल पढ़ा हुआ है, और आपको पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा। ये बेस्ट सोर्स है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हालांकि इग्नू के नोट्स कई सारे लोग बेचते भी हैं, कई सारे पब्लिशर्स निकाल के, तो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं, और ये आप अपने सिलेबस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसके अलावा पीवाईक्यूज के लिए हिंदी मीडियम में यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ये आप खरीद सकते हैं, अरिहंत की भी खरीद सकते हैं। इंग्लिश में ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की भी आती है, ये अच्छी बुक है, अरिहंत की भी आती है हालांकि, तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा बेसिक सोशोलॉजी के लिए, समाजशास्त्र के लिए हिंदी मीडियम में आप गुप्ता शर्मा की बुक, हालांकि आप यदि ई ज्ञान कोश से कर लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास रखी है या पढ़ना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। इंग्लिश में CN शंकर राव की बुक आती है, यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं अपने। सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप कुछ रावत पब्लिकेशंस की बुक हैं, अच्छी बुक्स हैं। आधुनिक समाजशास्त्री विचारक के नाम से बुक है, आपको उसमें सारे समाजशास्त्री विचारक मिल जाएंगे, या समाजशास्त्री चिंतक एवं सिद्धांतकार, इसमें सारे मिलेंगे आपको, समाजशास्त्री चिंतक और सिद्धांतकार। आप चाहे इन दोनों में से आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। उत्तर आधुनिकता आधुनिकता दिया हुआ है आपका, अलग से बुक यदि आप पोस्ट मॉडर्निटी को लेकर ही खरीदना चाहते हैं, तो ये भी रावत पब्लिकेशन जयपुर की बुक है, अच्छी बुक है, यहाँ पर आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। मटेरियल देखिए बहुत सारा है, डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। कोई भी कंसेप्ट है उसको लेकर के आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो वैसे ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत, इसमें सारे समाजशास्त्री सिद्धांत दिए हुए हैं, संरचनावाद, प्रकारवाद, ठीक है ना, उत्तर संरचनावाद, सब कुछ इसमें दिया हुआ है समाजशास्त्री सिद्धांत की बुक में।
बहुत पहले करंट पब्लिकेशन की एक बुक आती थी समाजशास्त्र, इसमें 1 लाइन फैक्ट दिए हुए थे। हालांकि अब ये बुक मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं भी किसी सेकेंड हैंड शॉप की बुक पर मिल रहा है या किसी आपको टेलीग्राम चैनल पर जा करके आपको मिल जाए, तो वहाँ पर आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों टाइप के मटेरियल्स हैं, फ्री मटेरियल भी बहुत सारे अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, इसके अलावा इंटरनेट पर इग्नू के नोट्स ये मैंने आपको बता दिया। बुक्स आप पढ़ना चाहें तो ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना आप जितना चाहें जितनी ज़रूरत लगे आपको आप उतना मटेरियल ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया, मटेरियल आप भले चाहे सारी किताबें पढ़ दें, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन उससे क्या होता है, आप जब तक उसे पढ़ करके और उसमें से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नोट्स बना करके उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बार बार रिवीजन उसको करते रहना, क्योंकि यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो बार बार भूलेंगे। ठीक है, तो ये इतना आप यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। ये जो आपको बताया है ये करना बहुत कठिन काम होता है, टाइम टेबल बना लेना सरल काम होता है, टाइम टेबल को फॉलो करना कठिन काम होता है। लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल को बना करके फॉलो करते हुए, सब कुछ नोट्स बनाते हुए, रिवाइज करते हुए, याद करते हुए, एमसीक्यू लगाते हुए, पीवाईक्यूज लगाते हुए, मॉक टेस्ट लगाते हुए यदि आप करेंगे तो निश्चित ही जो दिसंबर जनवरी में आपका पेपर होगा 2025 में, उसमें आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। तो इसके अलावा भी यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप नंबर थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो गया है, 9826508385। ठीक है, थोड़ा ये 2 नंबर मिसिंग है यहाँ पर, तो 9826508385 ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आप जल्दी से तैयारी प्रारंभ कर दें।